नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है घर की इज्जत। संजना, ओ संजना, कहाँ मर गई? काजल ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी ननद संजना को आवाज़ दी तो 18 वर्षीय संजना जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलकर घर के आंगन में आई और बोली, क्या हुआ भाभी? भाभी की बच्ची एक काम ढंग से नहीं कर सकती क्या? चिल्लाते हुए काजल बोली, लेकिन भाभी, ऐसा मैंने क्या कर दिया? आपने तो मुझे कपड़े धोने को कहा था और मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन में डाल दिए। तो काजल आग बबूला होते हुए बोली, क्या मेरी इतनी महंगी साड़ियाँ तूने मशीन में धुलने के लिए डाल दी? अगर हाथ से धो देती तो हाथ टूट जाते क्या? लेकिन भाभी, मुझे क्या मालूम था साड़ियाँ मशीन में नहीं धोनी होती हैं। अगर ऐसा था तो आप मुझे पहले बता देती, संजना ने कहा। तो काजल ने एक जोरदार तमाचा संजना के गाल पर जड़ दिया। बदतमीज, मेरी साड़ियाँ खराब कर दी और ऊपर से मुझे जवाब देती है। लेकिन भाभी, इसमें मेरी क्या गलती है? आगे से आप अपने कपड़े खुद ही धो लीजिएगा, मुझसे मत कहिएगा, संजना ने कहा। अच्छा, बहुत जबान चलने लगी है तेरी, संजना का हाथ पकड़कर मरोड़ते हुए उसकी भाभी काजल बोली। छोड़ें मुझे, संजना दर्द से कराहते हुए बोली। तो उसी समय रामलाल जी वहां आए और अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर बोले, क्या हो रहा है बहू? बहू बोली, कोई भी काम ढंग से नहीं किया जाता आपकी बेटी से। तो क्या हुआ? बिन माँ की बच्ची है, वह नादान है। तुम तो समझदार हो, नादान नहीं है, कुछ ज़्यादा ही होशियार है वह। जानबूझकर ऐसे काम करती है कि दोबारा उसे कोई काम करने को ही ना कहे। समझा दीजिए, अगली बार अगर मेरे साथ ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर जैसे ही काजल अपने कमरे में जाने लगी, तभी उसका पति रोहित कमरे से बाहर आया और बोला, क्या हुआ काजल? पूरा घर सर पर क्यों उठा रखा है? क्या हुआ है? अरे, एक तो तुम्हारी बहन ने मेरी इतनी महंगी साड़ियाँ वॉशिंग मशीन में धोकर खराब कर दी। आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने घर सिर पर क्यों उठा रखा है? तुम अपने कपड़े अपने आप नहीं धो सकती हो क्या? क्यों बेचारी को परेशान करती हो? उसकी परीक्षा नज़दीक है। अगर थोड़ा काम तुम कर लोगी तो घिस नहीं जाओगी। अच्छा, अब मैं काम करूँगी तो इन लोगों का क्या मैं अचार डालूँगी? इतना बोलते ही अपना आपा खो बैठा और एक के बाद एक सन्नाटेदार थप्पड़ अपनी पत्नी के मुंह पर जड़ दिए। गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? और क्या आरती उतारूं तुम्हारी? आए दिन घर में कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करके रखती हो। बेटा बहू को लड़ते देख रामलाल जी बोले, नहीं बेटा, बहू पर हाथ उठाना तुम्हें शोभा नहीं देता। घर में छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं, लड़ाई मत करो। मैं हाथ जोड़ता हूँ। तभी गुस्से से भड़कते हुए काजल बोली, आप तो कुछ बोलिए ही मत। खबरदार काजल, जो मेरे पिता से इस तरह बदतमीजी से बात की तो क्या, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। अभी मैं अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके बुलाती हूँ। ऐसा कहते हुए काजल पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। बेटा, यूँ बात को बतंगड़ बनाने के कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं पिताजी, आप हर बार मुझे समझा बुझा कर मामले को रफा दफा कर देते हैं और यही कारण है कि उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है। इधर काजल ने गुस्से में आकर अपनी माँ को कोल लगाया और रोते हुए बोली, माँ, ससुराल में सब मुझसे लड़ते झगड़ते हैं। आज तो आपके दामाद ने मुझ पर हाथ उठाया। मुझे यहाँ नहीं रहना, जल्दी से आकर मुझे ले जाओ। कहते हुए फूट फूट कर रोने लगी। इतना सुनते ही उसकी माँ सविता देवी गुस्से में आ गई और बोली, अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? तू चिंता मत कर बेटी, अब तू एक पल भी उस घर में नहीं रहेगी। अपना बैग तैयार रख, मैं अभी तुझे लेने के लिए तेरे पापा को भेजती हूँ। अरे क्या हुआ भाग्यवान, किससे बात कर रही थी? अशोक जी ने पूछा। तो सविता जी बोली, आपकी बेटी का फ़ोन था। उसके ससुराल वालों ने सारी हदें पार कर दी। उसके घर इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके पति ने बिना मतलब हाथ उठा दिया मेरी बच्ची पर। हाथ उठाया उसने? इतना कहते हुए अशोक जी गुस्से में उठ खड़े हुए और तुरंत गाड़ी लेकर अपनी बेटी को लेने निकल गए। बेटी के ससुराल पहुंच गए और बाहर से ही बोले, काजल, ओ काजल। अशोक जी ने पुकारा और काजल बाहर आई और अपने पिता के गले लगकर रोने लगी।
रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी समय उसके ससुर रामलाल जी भी बाहर आ गए। नमस्ते भाई साहब, आइए बैठकर बातें करते हैं, रामलाल जी ने कहा। अशोक जी बोले, अरे मैंने अपनी बेटी की शादी की थी इस घर में, बेचा नहीं था जो तुम लोग इस पर जुल्म कर रहे हो। और कहाँ है आपका बेटा, बुलाइए उसे जरा। जरा आवाज़ सुनकर रोहित बाहर आया तो अशोक जी बोले, बहुत हाथ पैर चल रहे हैं तुम्हारे। तुम्हें क्या लगता है काजल के आगे पीछे कोई नहीं है? अभी इसके माँ बाप जिंदा हैं। नहीं पिताजी, आपने एक तरफा बात सुनी है। पूरी बात सुनेंगे तो आपको भी लगेगा गलती उसी की है। मुझे कोई बात नहीं सुननी है तुम लोगों की। चल बेटी, अपना सामान उठा और चल मेरे साथ। भाई साहब, ऐसा कदम मत उठाइए, हाथ जोड़ते हुए रामलाल जी बोले। तो रोहित ने कहा, नहीं पिताजी, ले जाने दीजिए इन्हें, अपनी बेटी को। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। देख लिया है भाई साहब, क्या कहा आपके बेटे ने। यही औकात है मेरी बेटी की इस घर में। लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, पुलिस में कंप्लेंट करवाऊंगा, महिला मंडल में शिकायत करूंगा और ऐसी जेल की हवा खिलाऊंगा कि बाहर निकलने को तरस जाओगे तुम लोग। और अशोक जी काजल को लेकर निकल गए। उसके भाई भाभी को पता चली तो हैरान रह गए। लेकिन वहाँ जाने से पहले हमसे बात तो करनी थी। आपको मालूम नहीं है कि आपकी बेटी का स्वभाव कैसा है, काजल के भाई रमेश ने कहा। तो सविता जी बोली, मुझे सब मालूम है, बहुत अच्छी है मेरी बेटी। कमी उन लोगों में है, मेरी बेटी में नहीं। अभी ये बात चल ही रही थी कि अशोक जी काजल को लेकर घर के अंदर आए और रोते हुए काजल माँ के गले लग गई। अशोक जी बोले, नहीं बेटी, तू नहीं रोएगी। रोएंगे तो वो लोग जिन्होंने मेरी बेटी को खून के आंसू रुलाए हैं। सविता जी बोली, हे भगवान, मार मार कर मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया उन लोगों ने। उसकी भाभी मीरा बोली, लेकिन पिताजी, मुझे यह तो बताइए कि काजल को लेकर आने से क्या समस्या का हल निकल जाएगा। बहू की बात सुनते ही सविता जी रोब भरी आवाज़ में बोली, समस्या का हल कैसे निकालना है वह हम जानते हैं, तुम ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। मेरी बेटी बेचारी भूखी प्यासी आई है, जाओ उसके खाने का इंतजाम करो। उनकी बात सुनकर मीरा चुप करके वहाँ से चली गई। काजल बोली, माँ, भाभी तो कुछ ज़्यादा ही बोलती है। अभी तेरे माँ बाप जिंदा है, हम जानते हैं कि हमारी बेटी का कोई कसूर नहीं है, बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है। उसने रोहित को गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। लेकिन पिताजी, कोई भी कदम उठाने से पहले आपको दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए थी। बेटा, मुझे मालूम है तुझे तेरी बहन बोझ लग रही है, इसलिए तू ऐसी बात कर रहा है। वह भले ही तुझे बोझ लगती हो, लेकिन मेरे लिए बोझ नहीं है। आराम से मैं अपनी बेटी को बिठाकर खिला सकता हूँ। अशोक जी ने कहा कि उनका बेटा वहाँ से उठकर चला गया। काजल ने कहा तो सविता जी बोली, वह सब छोड़ बेटी, मुझे तो बस इतना पता है कि तेरे बिना 4 दिनों में उन लोगों के होश ठिकाने आ जाएंगे। सास तो है ही नहीं तेरी, ननद है जो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती। कौन काम करेगा उस घर का। अरे होश तो उनके मैं ठिकाने लगा दूंगा। सबसे पहले तो मैं बिचौलिए से बात करता हूँ और उसके साथ मिलकर ऐसी शिकायत लिखवाऊंगा कि रोते गिड़गड़ाते तेरे पैरों में आ जाएंगे वो सब। बस बेटी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कमरे में जा और एसी चलाकर आराम कर। माँ के कहने पर काजल कमरे में आराम करने चली गई। शाम के समय जब काजल अकेली कमरे में बैठी थी तो भाभी मीरा उसके पास आकर बैठ गई और समझाने लगी, काजल, तुम्हें क्या लगता है इस तरह पापा जी के साथ यहाँ आकर क्या तुमने अच्छा किया? अच्छा, यहाँ ना आती तो और क्या करती? वहाँ बैठी मार खाती रहती और नौकरानियों की तरह घर के काम करती रहती। काजल, इन छोटी छोटी बातों पर अपना घर छोड़कर मायके नहीं आना चाहिए, मीरा ने कहा। तो काजल बोली, भाभी, भैया तो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, तभी आज आप यह बात कर रही है। उन्होंने आपको एक थप्पड़ भी लगा दिया ना, उस दिन यही कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। मैंने तो अब तक बहुत सहन किया है, पानी सर से ऊपर चला गया तभी यह कदम उठाया है। लेकिन काजल, यूं घर बैठकर कब तक काम चलेगा? अपने ससुराल तो वापस जाना ही पड़ेगा। मैं क्यों वापस जाने लगी? वे लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं तो मैं क्यों वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी ख़राब करूँगी? मैं उनसे तलाक लेकर
अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगी। कोई अच्छा सा लड़का देखकर मेरे माँ पापा मेरी दूसरी शादी करवा देंगे। काजल बोली। उसकी भाभी ने कहा, अच्छा, उन्हें गलत बताती है। दूसरी शादी करके वहाँ भी ऐसे ही लोग निकले तो तीसरी जगह शादी करोगी? हर कोई ऐसा नहीं होता भाभी। और वैसे भी दोबारा शादी हो या ना हो, लेकिन मैं वहाँ वापस जाना मंजूर नहीं करूँगी, चाहे मैं सारी उम्र यहीं बैठी रहूँ। लेकिन काजल, जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता। तुम क्या जानो समाज के लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं। और बेटी की हालत देखकर तो माँ बाप को भी चैन नहीं आता। भाभी की यह बात सुनकर गुस्से से बोली, तो तुम क्या चाहती हो, मैं घर से चली जाऊं? अपने माँ बाप की बात मानकर मैं वह घर छोड़कर उनके साथ उनके घर में आई हूँ। और ये फैसला उन्होंने मेरे लिए सोच समझ कर ही लिया है। अभी कुछ कहने ही लगी थी कि काजल बोली, बस भाभी, मुझे सब मालूम है। तुम चाहती ही नहीं हो कि मैं इस घर में रहूं। इतना कहकर वह वहाँ से उठकर चली गई। अशोक जी ने फ़ोन किया था तो थोड़ी देर में उनका चचेरा भाई, जो बिचौलिया था, उनके घर पहुँच गया। अरे रामपाल, किस किस जन्म का बदला लिया है तूने हमसे? क्या मेरी बेटी तुम्हारी कुछ नहीं लगती थी, जो उसका ऐसे घर में रिश्ता करा दिया? हमने तो तेरी बात मानकर उसे ऐसे घर में पटक दिया, ऐसी जगह रिश्ता करा दिया। मतलब अच्छा भला घर है, घर वाले भी अच्छे हैं। रामपाल ने कहा। अच्छा, वो लोग मेरी बेटी को मारते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और तुझे कोई कमी नज़र नहीं आती? तो कमी क्या है उन लोगों में? अरे भाई अशोक, घर में छोटी मोटी बात हो जाए तो उसे तो यूं ही सुलझा लेना चाहिए। उसे हाथ नहीं उठाना था। उसे समझा भी सकते थे कि आगे से ध्यान रखना, लेकिन नहीं, वह तो सीधे मारपीट पर उतर आए। अच्छा, उन्होंने हाथ उठाया और तुमने क्या किया? मैं जाकर ले आया अपनी बेटी को। अब वहाँ कैसे छोड़ सकता था? बस यही तो तुम्हारी गलती है। बेटी ने फ़ोन किया नहीं और तुम जाकर उसे ले आए। तुम्हारी बेटी को उसकी ननद या ससुर ने तो नहीं मारा ना? उसके पति ने हाथ उठाया है, और वह भी कोई बहुत बड़ी गलती की होगी। तुम अगर 1-2 घंटे नहीं जाते तो मामला शांत हो जाता। और फिर अगर लेने भी गए तो कम से कम बैठकर पूछना तो चाहिए था, क्या बात हुई? शांति से बैठकर बातचीत करते, तभी तो किसी समस्या का हल निकलता। लेकिन तुमने तो पुलिस में कंप्लेंट करने की धमकी देकर मामले को और ज़्यादा उलझा दिया। रामपाल जी की यह बात सुनकर अशोक जी सोच विचार में पड़ गए। रामपाल जी, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तक जो हो गया सो हो गया। अब शांति से अपनी बेटी को उसके ससुराल वापस भेज दो। अरे, इतना कुछ होने के बाद भी मुझे अपनी बेटी को वापस भेजने को कह रहे हो? उसके साथ मारपीट की है तो भाई अशोक, ठंडे दिमाग से काम लो। जो उचित है वही कह रहा हूँ। मैंने रामलाल जी से भी बात की थी, कोई ऐसी बात नहीं होगी। ठीक है रामपाल, तुम्हारे कहने पर मैं काजल को वापस भेज देता हूँ, लेकिन अगर दोबारा कोई ऐसी बात हुई तो मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। रामपाल जी के बार बार कहने पर अशोक जी अपनी बेटी को वापस भेजने को तैयार हो गए और अगले दिन उसी के साथ उसके ससुराल भी भेज दिया। अरे चाचा जी, आप यहाँ कैसे? रोहित बोला। तो रामपाल जी ने कहा, बस बेटा, तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपने आया हूँ। उसी समय कोमल अंदर आई तो रोहित बोला, अब ये इस घर में नहीं रह सकती। जहाँ से लाए हैं वहीं वापस ले जाइए। उसी समय रामलाल जी बाहर आए। बेटा, यह तो कैसी बातें कर रहा है? वह वापस आ गई है, तुम शांति से अपना घर बसाओ। पापा जी, आपको मालूम है ना काजल के पापा ने क्या कहा था? अरे बेटा, इंसान गुस्से में क्या कुछ नहीं कहता। सारी बातों को भूल कर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करो। रोहित बोला, ठीक है, पर इसको बोलो यहाँ रहेगी तो काम तो करना पड़ेगा। मेरी बहन इसके हाथ में खाने की थाली नहीं देगी। रामपाल जी बोले, अरे यह भी कोई बात हुई? उसका खुद का घर है और काम क्यों नहीं करेगी? रामलाल जी ने कहा, मिलकर काम कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी बेटी। इसी तरह रामलाल जी ने बात संभाली और अपनी बेटी को आवाज़ देते हुए 2 कप चाय बनाने को कहा। अब मैं चलता हूँ, बच्चों का ख्याल रखिएगा, कहते हुए रामपाल जी वहाँ से चले गए। उधर बेटी को ससुराल भेजकर अशोक जी अपनी चारपाई पर आराम फरमा रहे थे। तभी उनके पास उनके साले का कॉल आया।
और बोला, मुझे पता चला है कि काजल बिटिया आई है। हाँ भाई, आई तो थी। अभी थोड़ी देर पहले ही अपने ससुराल वापस भेजा है उसे। उन्होंने तुम्हारी बेटी पर हाथ उठा दिया और तुमने उसे वापस भेज दिया। उन लोगों को जेल की हवा खिलानी चाहिए थी। हाँ भाई, चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन अपने भाई के कहने पर मैं समझौता करने को तैयार हो गया। लेकिन जीजाजी, काजल भी मार खा खाकर कितने दिन समझौता करेगी। घर तो तब बसेगा जब दोनों तरफ से कोशिश हो। हाँ भाई, बात तो सही है, अशोक जी बोले। तो उनके साले ने कहा, अगर ठीक नहीं रहे तो इस बार उनकी अकल ठिकाने लगा देंगे। पुलिस केस करवा कर उन्हें नाक रगड़ने पर मजबूर नहीं किया तो मैं भी लड़की का मामा नहीं। ठीक है जीजाजी, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। कोई ज़रूरत हो तो बताइएगा। आज काजल को अपने ससुराल में आए 4 दिन बीत चुके थे। सुबह के समय रामलाल जी ने काजल को आवाज़ देते हुए कहा कि जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दो, आज मुझे खेत में जल्दी जाना है। संजना बेटी तो अपनी परीक्षा देने गई है, नहीं तो मैं उसे कह देता। बात सुनते ही काजल नींद से जागी और गुस्से से पैर पटकती हुई बाहर आई। तो क्या हुआ? रसोई घर को ताला तो नहीं लगा कर गई? 2 रोटी बनाकर खा लो। मैं यहाँ किसी की नौकरानी नहीं हूँ जिसे जब ऑर्डर दिया और काम करवा लिया। इससे नौकरानी वाले कौन सी बात हो गई बेटा? 2 रोटी ही तो बनाने की कह रहा हूँ। 2 रोटियाँ हो या 4, मुझसे नहीं बनाई जाती। जिसे खानी हो खुद पका कर खा ले। चिल्लाती हुई काजल ने कहा। रोहित आवाज़ सुनकर बाहर आया। क्या हुआ? आज फिर कोई बात हो गई? अरे बेटा, रोटी पकाने को कहा था। तभी काजल चिल्लाती हुई बोली, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ जो इशारों पर नाचती फिरूं। जिसे खाना खाना है खुद जाकर पका ले। रोहित ने उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। ना बेटा, उसे मारता क्यों है? तुम लड़ाई झगड़ा करके अपना घर क्यों बिगाड़ते हो? रामलाल जी ने अपने बेटे को रोकने की कोशिश की तो काजल चिल्लाई, घर तो आप लोगों ने बिगाड़ रखा है हमारा। इस लड़ाई झगड़े की जड़ तो आप दोनों ही हैं। काजल की बात सुनकर रोहित ने आकर उसे एक और तमाचा जड़ दिया। जिन हाथों से तूने मुझे मारा है ना, उन्हीं हाथों से जेल की चक्की ना पिसवाई तो मेरा नाम भी काजल नहीं। इतना कहते हुए अपना बैग पैक किया और अपने मायके आ गई। उसके मायके में उसकी भाभी सबके लिए पराठे बनाकर सबको परोस रही थी और परिवार के सभी लोग उसके बनाए खाने की तारीफ कर रहे थे। तभी अचानक अपने सामने काजल को देखकर सभी हैरान रह गए। क्या हुआ बेटी, कैसे आई? अशोक जी ने पूछा तो काजल रोती हुई बोली, मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? माँ ने पूछा। सारा दिन घर का काम करके रात को लेट सोती हूँ, सुबह उठने में देर हो गई। इसमें भी उन लोगों को परेशानी है। सुबह सुबह आवाज़ देना शुरू कर दी कि नाश्ता बनाओ। उन लोगों के घर की नौकरानी हूँ क्या? यह बात सुनकर उसकी भाभी बोली, छोटी सी बात पर यहाँ चली आई। 2 रोटी ही तो पकानी थी, पका देती। तभी काजल की माँ बोली, तेरे पापा ने बहुत बड़ी गलती कर दी जो रामपाल जी के कहने पर तुम्हें वापस उस घर में भेज दिया। काजल ने कहा, मुझे लगता है कि मैं ही पागल हूँ जो बार बार मुंह उठाकर यहाँ चली आती हूँ। यहाँ किसी को मेरी कोई परवाह है ही नहीं। नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही है? उसके आंसू पोंछते हुए अशोक जी बोले। तो काजल बोली, आपको क्या पता, सारा दिन मैं घर का कितना काम करती हूँ, यह सोचकर कि मेरा घर बस जाए। लेकिन वे लोग तो बसाना ही नहीं चाहते। नहीं बेटी, कोई ज़रूरत नहीं है किसी काम को हाथ लगाने की। बेटी है तू मेरी, किसी के घर की नौकरानी नहीं जो सारी उम्र उनकी गुलामी करती रहेगी। सविता जी ने कहा तो काजल बोली, मैं कुछ नहीं जानती। मैं केस करके ही दम लूँगी। किसी के कहने पर वहाँ नहीं जाने वाली। हर बार यही सोचेंगे ना कि पहले तो आकर ले जाते हैं सीना चौड़ा करके और उसके बाद उसे वापस छोड़ने आ जाते हैं। इस तरह तो सारी उम्र मुझ पर अपना हुक्म ही चलाते रहेंगे। तू चिंता मत कर, जो तू चाहेगी वही होगा, अशोक जी ने कहा। आप भी हमेशा यही कहते हो और मुझे उस नर्क में वापस भेज देते हो। नहीं बेटी, तू कैसी बात कर रही है? इस बार तो मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, अशोक जी ने कहा। तो कोर्ट केस करो उन लोगों के खिलाफ और ऐसी ऐसी धाराएं लगाओ कि वह जेल में ही सड़ते रहें। अकल ठिकाने आ जाएगी उन लोगों की। उनके कारण मेरी बच्ची बेचारी आधी हो गई है। फिर अशोक जी काजल से पूछने लगे,
तो तूने अपना मन बना लिया है ना? कहीं ये ना हो एक और केस करके तू अपने फैसले से पीछे हट जाए। बेटी, मैं वकील से बात करके आता हूँ। ये पारुल अभी तक खाना लेकर क्यों नहीं आई? खाना नहीं बना क्या अभी तक? बना भी रही हो या रसोई में जाकर सो गई? अभी लाई माजी। पारुल जल्दी से थाली में खाना परोस कर लाई। आराम से बैठकर खाना खाओ और खाना खाकर अंदर जाकर आराम करो। बाकी सब हम लोग देख लेंगे। रात को सारा काम निपटा कर पारुल अपने कमरे में आकर बैठी। उसका पति रमेश अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। थोड़ी बहुत घर पर भी ध्यान दिया करो। क्यों, क्या हो गया? रमेश बोला। क्या हो गया? अरे आपकी बहन घर पर आकर बैठी है और आपने उसे कुछ भी नहीं कहा। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं उसे घर से बाहर निकाल दूं? नहीं जी, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ, आप लोग सिर्फ काजल की बात सुन रहे हैं। कम से कम उन लोगों की बात तो सुनो। कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती। काजल आई थी, हमने उसे समझा बुझाकर वापस भेजा था ना। वो लोग अगर उसे मारते ही रहेंगे तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? पारुल उसे समझाते हुए कहती है, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूँ। उसके पति रोहित को हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर दोबारा हाथ उठाया है तो कोई बहुत बड़ा कारण होगा। अब मैं भी तो यहाँ अपने ससुराल में रह रही हूँ। आपने तो कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। कोई ना कोई बात जरूर है जो ये लड़ाई हो रही है। उसके आने से किसी को कोई परेशानी नहीं है, तुम्हें तकलीफ़ हो रही है तो मैं क्या करूं? मैं तो इसलिए परेशान हूं क्योंकि मुझे मालूम है उसकी तरफ से गलती हुई होगी। हमेशा के लिए अपने मायके में रहकर रोटी खा भी लेगी तो तुम्हें इस बात से क्या दिक्कत है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर पापा कहते हैं कोर्ट केस करूँगा। क्या कोर्ट केस में दुनिया हमारा तमाशा नहीं देखेगी? तो होने दो कोर्ट केस। एक बार पता लगने दो उन लोगों को भी कैसे किसी की बेटी पर हाथ उठाया जाता है। अरे पता नहीं, आप लोगों को लगेगा कोर्ट केस में परेशानी तो आप लोगों को भी होगी, पैसे भी खर्च होंगे, वो अलग। मैं तो बस इतना कहती हूँ कि कम से कम एक बार उन लोगों की बात तो सुन लो। क्या ये सही नहीं है? उन लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। हम क्यों जाएं उनसे बात करने? उसे तलाक दिलवाकर उसकी शादी कहीं और कर देंगे। अभी उसकी कौन सी उम्र निकल चुकी है? अच्छा, बस यही काम करते रहेंगे। वहाँ से लाकर यहाँ बैठा दिया और यहाँ से ले जाकर दूसरे घर में भेज दिया। क्या इसे बेटी की ज़िंदगी कहते हैं? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सोच समझ कर फैसला लो। मुझे सब पता है। उसके यहाँ रहने से तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। तुम्हारा काम बढ़ गया है इसलिए तुम ये सब बोल रही हो। सही गलत देखने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अपने काम से मतलब करो। अगले दिन सुबह मीरा ने कपड़े धोने को मशीन लगा दी और सबके लिए नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी। सब्जी बनाकर जैसे ही घेर में कपड़े सुखाने के लिए गई तो काजल वहाँ किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। उसे मालूम नहीं था उसकी भाभी उसके पास ही है। बात करते हुए काजल बोली, नहीं यार, अब तो मैं उस घर में बिल्कुल वापस नहीं जाऊंगी। सारी उम्र भर घर के काम ही करती रहो। यहाँ आराम से अपनी मर्जी से सुबह उठती हूँ, हाथ में खाना मिलता है, जिस चीज़ की फरमाइश की वह चीज़ हाजिर हो जाती है। मैं उस घर में क्यों जाऊंगी? काजल की कुटिल हंसी पारुल के कानों में गूंज रही थी। फिर काजल बोली, भाभी क्या है? उसे तो आदत है काम करने की। क्या मजाल है जो मेरे माता पिता के आगे जबान भी खुल जाए। काजल की बात सुनकर, अच्छा तो ये बात है। तुम वहाँ से सिर्फ इसलिए आई हो कि वहाँ काम करना पड़ता है और यहाँ रहते हुए तुम्हारी ऐस ही ऐस है। मेरे माँ बाप का घर है और मैं पूरे हक से इस घर में रह सकती हूँ। आप कौन होती हैं मुझे कुछ कहने वाली? अच्छा, अब मुझे समझ आई आपको इतनी जलन क्यों हो रही है। मैं आराम से बैठी हूँ और आपको दिन भर काम करना पड़ता है। जलन तो होगी ही, लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं है। काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अच्छा हुआ तुम्हारी असलियत सामने आ गई। बहुत सेवा कर ली तुम्हारी, बहुत खिला दिया तुम्हें बैठाकर। अब तुम्हें खुद ही रोटी पका के खानी पड़ेगी। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर तुम्हारी सेवा में लगे रहो। ठीक है, मत बनाना, मम्मी बना देंगी। इस उम्र में माँ से काम करवाओगी?
जानती भी हो तुम्हारे कारण माँ और पापा कितने परेशान हैं, और तुम अपना घर उजाड़ कर यहाँ बैठी हो। काजल ने कहा, अच्छा भाभी, मैं अपना घर उजाड़ कर बैठी हूँ तो कम से कम आप तो अपना काम करो। मैं तो अपना घर संभाल ही रही हूँ। तभी रमेश बाहर आता है और कहता है कि क्यों इतनी ज़ोर से चिल्ला रही हो, क्यों मेरी बहन को दुखी कर रही हो। अच्छा, मैं आपकी बहन को दुखी कर रही हूँ? इसने हम सबको परेशान कर रखा है। काजल बोली, इसे मेरे यहाँ रहने से परेशानी है। इस घर में रहेगी तो मेरे साथ घर का काम करना पड़ेगा। तभी रमेश पारुल को एक थप्पड़ लगा देता है। देखकर काजल भाई को कहती है, एक थप्पड़ से तुम्हारी पत्नी नहीं सुधरने वाली, कम से कम दो चार तो लगा दो। तुम्हें रहना है तो चुपचाप रहो, नहीं तो निकल जाओ मेरे घर से। एक नौकरानी की हैसियत से तो मैं नहीं रह सकती। कमरे में गई और सारा सामान पैक करने लगी। अपना बैग लेकर बाहर निकलने लगी तो सविता हैरान रह गई। छोटी छोटी बातों पर मुंह उठाकर मायके नहीं जाते बहू। पारुल ने कहा, अच्छा, आज आपको ये छोटी सी बात लग रही है? अपनी बेटी पर आती है तब आपके ये विचार कहाँ चले जाते हैं? अशोक जी बोले, बात क्या हुई है ये तो बताओ। पापा जी, ज़्यादा बात तो मैं नहीं करूँगी, इतना ज़रूर कहूँगी, मैं नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। हमारी बेटी से दिक्कत है, अशोक जी ने कहा। तो बोली, अरे मुझे आपकी बेटी से परेशानी नहीं है, वो तो अपने आप में एक परेशानी है। अरे, माँ बाप तो अपनी बेटी को समझाया करते हैं, उसका घर बसाने की सोचते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातें तो घर में होती रहती हैं। यहाँ तो आप ही उसका घर उजाड़ने में लगे हुए हैं, और उसके घर के साथ साथ मेरा घर भी उजड़ रहा है। क्या आज तक मैंने आप लोगों के सामने कभी बात की? लेकिन आज बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। दोनों की बात सुनकर अशोक जी बोले, तो ठीक है, अगर तुम्हें हमारी बेटी से इतनी प्रॉब्लम है तो जाओ, हम अपनी बेटी को बिठाकर खिला सकते हैं। सविता जी, आपने क्या किया ये? बेटी का घर तो उजड़ ही चुका था, अब तो हमारे बेटे का घर भी खराब हो रहा है। अशोक जी ने कहा, होता है, हो जाने दो, लेकिन मेरी बेटी को कोई परेशान करे यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। सविता जी, जिन्हें पहले से ही अस्थमा की शिकायत थी, सारा दिन भर का काम करते करते उनकी तबीयत और ख़राब हो गई, जिस कारण उन्होंने अपनी बेटी काजल को खाना बनाने और कपड़ा धोने का कह दिया। अब तो घर का काम करते करते काजल की आंखें बाहर आने लगी। घर का सारा काम निपटा के जैसे ही आराम करने बैठी, सविता जी बोली, काजल, पापा को भी बाहर जाना है, उनके लिए भी खाना बना देना। काजल गुस्से से बोली, आप लोगों ने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया। इतना काम तो खुद ही कर सकती है ना। एक हफ्ता हो गया है तेरी भाभी को यहाँ से गए हुए, मैं ही काम कर रही थी। एक दिन तुझे काम करना पड़ा तो तू मुझे बातें सुनाने लगी। थक गई हूँ मैं इस घर का काम करते करते, काजल ने कहा। उसकी माँ बोली, बेटा, थोड़ी देर आराम कर लेती, ठीक होती तो मैं ही बना लेती, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। अशोक जी बाहर से आए और बोले, मेरे लिए एक गिलास पानी तो गर्म कर देना, मुझे दवाई खानी है, और हाँ, मेरे कपड़े इस्त्री कर देना, मुझे ज़रा बाहर जाना है। ऐसा कहते हुए अशोक जी ने अपने कपड़े काजल को दिए, लेकिन काम करने की बात सुनते ही गुस्सा फूट पड़ा। जिसे देखो चैन से नहीं बैठने देते मुझे, सुबह से पूरे घर का काम करके थक गई। कैसी बात कर रही है, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुझे कह दिया काम करने को, कोई काम नहीं करते। पिता के कपड़े अपनी माँ की ओर फेंकते हुए बोली, नहीं होते स्त्री, और पैर पटकते हुए अपने कमरे में सोने चली गई। बेटी की यह व्यवहार देखकर अशोक जी और सविता खड़े के खड़े रह गए। तुम्हारी बेटी का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस तरह की बातें कर रही है? हमने तो आज तक कभी उससे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, इतना प्यार दिया था हमने अपनी बेटी को, और बहू के जाने के बाद इतना बुरा बर्ताव कर रही है। सविता जी ने कहा, इसके कारण हमारी बहू भी नाराज़ होकर अपने मायके चली गई है। उसके माँ बाप को एक बार फ़ोन करके देख लेते हैं, क्या पता वह वापस आ जाए। अशोक जी बोले, समझ नहीं आता क्या करूं। इधर ये ऐसे कर रही है तो दूसरी ओर केस में कितना पैसा मांग रहे हैं कि अब तो मुझे भी शक होने लगा है। कितने लोगों से सलाह ले चुका हूँ, सभी ने कहा है कि अपनी बेटी को समझा बुझा कर
उसके ससुराल वापस भेज दो। न जाने किसकी नज़र लग गई है हमारे घर को। अच्छे भले खुशी से हम लोग रह रहे थे। जब से काजल की शादी हो गई है, अब तो मुझे लगता है कि हमने अपनी बेटी को यहाँ लाकर कोई गलती ही कर दी। इस तरह से यह कैंची की तरह जबान चलाती है, मुझे लग रहा है कि सारा कसूर इसका ही निकल कर आएगा। मैं जाकर गांव के सरपंच से बात करता हूँ। इसके बाद कई और सारी बातें बताते हुए बोला, मैं कोर्ट केस में हाथ तो फंसा बैठा हूँ, लेकिन अब दिल खोलकर पैसे मांग रहे हैं, कहाँ से लेकर आऊँ। सरपंच बोले, अरे भाई, यह सब छोड़ो और अपने बेटी को ससुराल भेज दो। कैसी बातें कर रही हो, वो लोग उसे मारना शुरू कर देंगे। ऐसी बात नहीं है, मुझे तो तुम्हारी गलती लग रही है। हमारी गलती कैसे हो गई? अपनी बेटी को मार खाते देख कोई माँ बाप कैसे सहन कर सकता है? और जरा सी लड़ाई हुई नहीं थी कि पिताजी ने काजल को घर लाकर बैठा दिया, रमेश बोला। सरपंच जी बोले, अच्छा बेटा, रोहित नहीं सुनते? तूने क्या किया? तूने भी तो अपनी पत्नी को मारपीट कर घर भगा दिया। यह बात सुनकर रमेश की नज़रें झुक गई। तो सरपंच बोला, और भाई अशोक, तुम ही देख लो, तुम्हारी बहू दिन रात तुम्हारी सेवा करती थी, उसे भी नहीं छोड़ा तुम्हारी बेटी ने। 4 दिन में ही अपनी भाभी की पिटाई करवा दी, तो अपने ससुराल वालों का क्या हाल करती होगी। और वैसे भी मैं रामलाल जी और उसके बेटे को अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं वे। आप हमें सही सलाह दीजिए, हमें आगे क्या करना चाहिए, उसे ससुराल में कैसे रहना चाहिए, क्योंकि सारी गलती उसकी ही है। और उसे अच्छी सीख लेकर उसके ससुराल छोड़कर आओ। यह सुनकर अशोक जी बोले, लेकिन मैं उन लोगों से कैसे नज़रें मिला पाऊंगा, और उनसे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। आखिरकार बेटी तुम्हारी है, और बेटी का घर बसाने और उजाड़ने में माँ बाप का सबसे बड़ा हाथ होता है। और हाँ, एक बात और, जाकर अपनी बहू से माफ़ी मांगो और उसे सम्मान के साथ अपने घर वापस लेकर आओ। सरपंच से बात करके अशोक जी जैसे ही अपने घर में वापस आए और सविता जी से पूछने लगी, क्या हुआ, क्या कहा सरपंच जी ने? बाद में बताता हूँ, पहले मुझे एक ज़रूरी काम करना है। ऐसा कहते हुए अशोक जी काजल के कमरे में गए और उसे खींचकर 2 थप्पड़ लगाए। सविता जी कमरे में आई और बोली, ये क्या किया आपने? अपनी बेटी पर हाथ उठा दिया। तो अशोक जी बोले, तुम पूछ रही थी ना सरपंच ने क्या कहा। सरपंच ने भी यही कहा है कि गलती तुम्हारी बेटी की है, जिसकी वजह से 2 घर उजड़ रहे हैं। और काजल, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, कल मैं तुझे तेरे ससुराल छोड़कर आऊँगा, और उसके बाद अगर तुमने वहाँ ज़्यादा चूचपट की या किसी से बदतमीजी से बात की, तो अपनी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अगर मुझे यहाँ से कोई शिकायत मिली तो अच्छा नहीं होगा। कल तेरे जाने के बाद मैं अपने घर की लक्ष्मी को इस घर में वापस लेकर आऊँगा, जिसे तेरे कारण इतने दुख सहन करने पड़े। और हाँ, यहाँ वापस आने के बारे में तो सोचना भी मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।